हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो हिमांक में अवनमन के बारे में डिस्कशन किया था। नेक्स्ट वन, अगले हिस्से में जो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो अपना होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, या इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, लैंग्वेज इसी तरीके से रहती है, क्वेश्चन का टाइप, वेराइटी या यूँ कह सकते हैं उसमें डाटा जो है वो चेंजेस करता रहता है, बाकी लैंग्वेज उसी तरीके से चलती है। तो अपन जितने भी अभी तक एग्जाम के अंदर या तो नहीं, जैसे प्रीवियस से 3-4 साल के एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप हुए हैं केवल उनके बारे में डिस्कस करेंगे, तो अपने को लैंग्वेज का मालूम हो जाएगा किस प्रकार की लैंग्वेज क्वेश्चन में आती है। न्यूमेरिकल को पकड़ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि न्यूमेरिकल में कहना क्या चाहता है, ठीक है, एग्जामिनर कहना क्या चाहता है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, और मेन जो लैंग्वेज है वो ही इंपॉर्टेंट होती है न्यूमेरिकल पोर्शन की, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं वो ले रहा हूं, क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट लिखें आप। $25.6 ग्राम सल्फर को 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेप्थलीन में 1000 ग्राम नेप्थलीन में घोलने पर 1000 ग्राम नेप्थलीन में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.68, हिमांक में अवनमन 0.68 केल्विन पाया गया। सल्फर के अणुभार की गणना कीजिए जबकि नेप्थलीन के लिए हिमांक अवनमन स्थिरांक का मान 6.8 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल दिया गया हो। देखो, इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इस क्वेश्चन को जो है वो दो प्रकार से पूछा जा सकता है। देखो, एक टाइप तो अपने पास ये दिया हुआ है जो आपने भी लैंग्वेज लिखी, ठीक है, इस लैंग्वेज के अनुसार कि यहां जो है वो मोलर द्रव्यमान उसका पूछा हुआ है। हो सकता है यहां से आपको सल्फर का जो है वो आणविक सूत्र वो निकलवाया जाए कि सल्फर का आणविक सूत्र, एक्चुअल में क्वेश्चन होना यही चाहिए था इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार। यहां सल्फर के आणविक सूत्र की चर्चा होनी चाहिए थी कि सल्फर का जो है वो आणविक सूत्र क्या है, ठीक है। जो मोलर द्रव्यमान की बात हो रही है, वो मोलर द्रव्यमान जो है वो इसमें आप वो भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर क्वेश्चन को थोड़ा अगर डिटेलिंग में जाए, इसको अगर और बढ़ाया जाए तो यहां से अणुसूत्र की भी गणना की जा सकती है। तो इसे मैं पूरा वेरिएशन में लेके जाऊंगा, आप यहां से मोलर द्रव्यमान भी निकालोगे फर्स्ट वन, उसके बाद में सेकंड वन इस यहां से अपन जिसमें क्वेश्चन में नहीं पूछा है इसको फिर आगे स्टेप में लेके जाऊंगा मैं, यहां जो है वो अणुसूत्र की भी गणना की जाएगी। तो वो किस तरीके से है, तो यहाँ क्वेश्चन में अपने पास जो दिया हुआ है उसकी बात करें। यहाँ सबसे पहली जो बात है वो ये है कि अपने को क्या निकालना है, हिमांक में अवनमन स्थिरांक का फॉर्मूला क्या है उसकी बात करें, उसकी चर्चा करें। तो ये हिमांक में अवनमन स्थिरांक के लिए फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ बराबर
के एफ, सबसे पहले काम है फॉर्मूला लिखना, के एफ डॉट डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू ए। ये अपने पास जो है वो हिमांक में अवनमन स्थिरांक का फॉर्मूला है। अब यहां निकालना क्या है, क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन से लेते हैं चीजें। सबसे पहले बात आती है के एफ, के एफ अपने को दिया हुआ है प्रश्नानुसार दिया गया है के एफ बराबर कितना है 6.8 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। उसके बाद बात आती है यहां डब्ल्यू बी विलय की ग्राम में मात्रा वो दी हुई है आपको 25.6 ग्राम। सेकंड वन आता है आपके पास डब्ल्यू ए, विलय की ग्राम में मात्रा वो दी हुई है आपको 1000 ग्राम। और हिमांक में अवनमन स्थिरांक वो आपको दिए, हिमांक में अवनमन दे दिया आपको डेल्टा टी एफ, इसकी वैल्यू है वो आपके पास है 0.68 केल्विन। तो एक चीज अज्ञात है वो है अपने पास एम ए, ये राशि अभी अपने पास क्या है अज्ञात है। तो एम बी जो है वो निकालना है। तो सबसे पहला काम जो अपने पास क्वेश्चन में दिया है वो जाहिर सी बात यही चीज पूछी है, तो अपने को ये चीज निकालनी है, एम बी ज्ञात करनी है और सारी चीजें अपने को पास दी हुई है। तो इन सब वैल्यू को उठा के फॉर्मूले में, तो सबसे पहले ये ज्ञात करनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया जाएगा कि एम बी के लिए इसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है। तो यहां से फॉर्मूला बनाए, तो इसको रब कर रहा हूं मैं। इसके लिए क्या होगा, यहां रखा जाए एम बी बराबर एम बी को तो यहां ले जाओ और डेल्टा टी एफ को यहां इस जगह स्थानांतरित करो। तो के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ यहां नीचे आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। अब यहां फॉर्मूला तैयार है। अब इस फॉर्मूले में आपको जो है वो सारी राशि वैल्यू पुट करनी है। तो यहां सारी वैल्यू को पुट करते हैं। तो एम बी बराबर हो गया, एम बी बराबर के एफ की वैल्यू दी हुई है, के एफ है 6.8, डब्ल्यू बी दिया हुआ है 25.6 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ दिया हुआ है 0.68 इंटू डब्ल्यू ए दिया हुआ है 1000 ग्राम। ये अपनी वैल्यू पुट कर दी यहां से, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है। तो यहां देखो आपके पास 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, पॉइंट्स को हटाओ। यहां 6.8 दशमलव के बाद में एक अंक है, यहां दशमलव के बाद में एक अंक है, तो इसे आप लिख सकते हो 68 इंटू 10 की पावर -1। ये हो जाएगा आपके पास 25, दशमलव के बाद में एक अंक है तो 10 की पावर -1। इसको हटाओगे तो ये हो जाएगा 68 इंटू 10 की पावर -2, दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो ये 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 कैंसिल हो जाएगा 10 की पावर -2 से, और ये 68 कैंसिल हो जाएगा 68 से। तो आपके पास एम बी बचा, वो बचा 256। ये आपके पास जो है इसका मोलर द्रव्यमान, किसका, सल्फर का। तो सल्फर का आपके पास मोलर द्रव्यमान है, जो क्वेश्चन में पूछा वो अपना कंप्लीट हो गया, आंसर मेरे पास जो है वो 256 आ गया। अब इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को अगर लैंग्वेज चेंज की जाए तो क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे सल्फर का जो आपका आणविक सूत्र है या जो अणुसूत्र है वो क्या होगा, अणुसूत्र अगर पूछ लिया जाए, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो फिलहाल कंप्लीट हो गया है, जो अपने को पूछा गया है वो आंसर कंप्लीट है। लेकिन इसमें अगर ये पूछ लिया जाए, इसी को आगे बढ़ा दिया जाए कि सल्फर का जो है वो अणुसूत्र ज्ञात कीजिए, तो सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए आपको ये काम तो करना ही होगा। ये क्वेश्चन है, ये काम यहां तक आपको करना ही होगा। अब अणुसूत्र के निर्धारण के लिए सल्फर का अणुसूत्र का निर्धारण, अगर इसी क्वेश्चन में सल्फर के अणुसूत्र की बात की जाए
तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सल्फर का अणुभार बराबर x इंटू, उसका अणुभार कितना है, x इंटू, अणुसूत्र की बात हो रही है, यहां हो जाएगा संबंधित, उसके लिए अवयवी संख्या, उसकी अवयवी जो संख्या है, ठीक है, उसका मान कितना होगा वो अपने को रखना है। अवयवी संख्या से मतलब उसका जो वेट है सल्फर का, एक सल्फर का जो वेट है, परमाणु भार है, वो कितना है। सल्फर का अणुभार आपने ज्ञात कर लिया, एमबी बराबर 256 हो गया। उसके बाद में मुझे उसमें अवयवी परमाणुओं की संख्या, अणु जो है उसमें परमाणु की संख्या कितनी है वो ज्ञात करनी है आणविक सूत्र के लिए। और अवयव संख्या, या यूं कर सकते हो अवयवी भार, परमाणुीय भार, अवयवी भार कर सकते हो, जो अवयव दिया हुआ है आपको अवयवी भार। तो यहां सल्फर का अणुभार कितना आया, सल्फर का अणुभार आया 256 x इंटू, अब सल्फर का जो भार है, परमाणु द्रव्यमान है, वो कितना है 32। अब 32 को इससे डिवाइड करो तो x बराबर हो जाएगा 256 बटा 32। तो x बराबर, अब 256 में आप 32 का भाग दोगे, 256 में आप 32 से डिवाइड करोगे, तो ये हो गया आपका 8 16, और ठीक है, ये आपका डिवाइड होता है 8 से, तो यह x बराबर हो गया आपका 8। अतः अब यहां क्या लिखा जा सकता है, अतः सल्फर का अणुसूत्र S8 होगा। x मुझे जो है उसमें निहित परमाणुओं की संख्या वो ज्ञात हो जाएगी कि इसके अंदर कितने परमाणु उपस्थित हैं। तो इस सल्फर अणु के अंदर 8 परमाणु सल्फर के उपस्थित हैं। तो ये हो गया इसका अणुसूत्र। तो ध्यान रखना है, जरूरी नहीं क्वेश्चन में आपको केवल मौलर द्रव्यमान ही पूछे, यहां से क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जा सकता है न्यूमेरिकल में। यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये जरूरी नहीं, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछी जा सकती है ये चीज, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो यहां से आप क्या करोगे आगे, उसका निकालने के लिए सल्फर का अणुभार, जिसका भी पूछा जाए, जिस भी अवयव का पूछा जाए, उसका अणुभार आप ज्ञात कर लोगे, तो ये हो गया। उसके बाद में x जो है उसमें निहित परमाणुओं की संख्या की, कितने परमाणु उसके अंदर प्रेजेंट हैं अणुसूत्र बनाने के लिए। और उसके बाद में अवयवी भार, जिसके बारे में पूछा है उसका अवयवी भार, एक परमाणु का भार कितना है। जैसे सल्फर है तो 32 हो गया, मान लो ऑक्सीजन होता तो 16 होता, ऐसे ही अगर आपके पास फास्फोरस होता, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, XYZ जो भी है, तो उसका परमाणुीय भार आपको यहां लेना है और उस परमाणुीय भार का भाग आपको अणुभार में देना है। तो आपके पास संबंधित उस अणुसूत्र में निहित कितने परमाणु हैं उनकी संख्या ज्ञात हो जाएगी। जैसे यहां पे आ गया आपका 8, तो किसके बारे में बात हो रही है, सल्फर के लिए, तो फॉर्मूला हो गया आपका S8, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में बात होती है, यहाँ 2 लिखा हुआ होता तो यहाँ पे हो जाता O2, ठीक है। फ्लोरीन के लिए होता है, फ्लोरीन के लिए आंसर 2 आता, 4 आता, 1 आता, जो भी आता वो संख्या वहां आपको लिखनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से उसका अणुसूत्र ज्ञात किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से 2 स्टेप में हो सकता है, 2 चीजें यहाँ पूछी जा सकती है एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो वैरायटी यहाँ चेंज हो गई है, मौजूद द्रव्यमान भी पूछा जा सकता है, संबंधित उसका अणुसूत्र भी पूछा जा सकता है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके 2 क्वेश्चन हो गए। तो इस चीज को आपको गौर करना है। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर यहाँ खत्म होता है और उसके आगे क्या क्वेश्चन बन सकता है उसकी स्टेप ये है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन की बात करें। टिपिकल नहीं होते क्वेश्चन, बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है उन लैंग्वेज को पकड़ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें जो पूछा हुआ है। बहुत सिंपल है, लिखो यूरिया के 0.15 मोलल
जलीय विलयन का हिमांक क्या है? जलीय विलयन का हिमांक क्या है? जबकि जल के लिए हिमांक अवनमन स्थिरांक का मान 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल दिया गया हो। देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहां तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूरिया जो है उस यूरिया के लिए 0.15 मोलल जलीय विलयन है और उस जलीय विलयन के लिए आपको हिमांक अवनमन वो निर्धारित करना है कि कितना उसका उस विलयन का हिमांक कितना है, और उसके लिए आप में जल के लिए जो है वो हिमांक अवनमन स्थिरांक आपको दिया हुआ है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू एम। मोलल का मतलब होता है मोललता, ठीक है, ता हटाया हुआ है, मोलल दिया हुआ है ना, तो ये होता है मोललता। इसको हटा दिया इसने, तो जाहिर सी बात है मोललता की ही बात कर रहा है, यानी मोललता आपको दी हुई है ऑलरेडी, मोललता आपको दी हुई है। के एफ अगले ने बता दिया आपको के एफ का मान कितना है, तो इस फॉर्मूले में आपको मान रखना है। तो यहां से मुझे हिमांक में अवनमन वो ज्ञात हो जाएगा कि हिमांक में कितना अवनमन हुआ। तो के एफ की वैल्यू हो गई 1.86 और मोलल वैल्यू है 0.15। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो आता है वो आता है मेरा डेल्टा टी एफ। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 1.86 इंटू 0.15, तो ये हो गया आपका 0.345 और 9। आप भी साथ में करके देख सकते हैं, इसमें 6, 8 और 1, 0, 9, 7 और 2, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। ये हो गया आपका आंसर यहाँ 0.2790 केल्विन। ये डेल्टा टी एफ की वैल्यू हो गई 0.2790 केल्विन। ये आ गया हिमांक में अवनमन, कि हिमांक में अवनमन जो है वो कितना हुआ, डेल्टा टी एफ की वैल्यू है ये। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा है, वो ये पूछा है कि विलयन का हिमांक क्या है, ठीक है, विलयन के हिमांक का मान क्या है। तो अगर आपने अगर डेरिवेशन देखा हो तो पिछले डेरिवेशन के अंदर चर्चा की थी, वो ये की थी कि हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ बराबर होता है, वो होता है आपका टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ये होता है शुद्ध के लिए, जल के लिए, और ये होता है विलयन के लिए, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को अगर देखा जाए तो क्या एक्चुअल में ये स्थिति होनी चाहिए अपने पास, ये स्थिति कहां होती है, ऐसी स्थिति कहां आती है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो क्वथनांक में उन्नयन का विपरीत होता है हिमांक में अवनमन। तो एक कंडीशन अपने को ये ज्ञात है कि विलयन का ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मुझे जल का हिमांक कितने पे होता है, जल का हिमांक बिंदु क्या है, वो मुझे ज्ञात हो। अगर वो मुझे ज्ञात है तो फिर मैं ये आसानी से बता सकता हूं। तो डेल्टा टी एफ, क्योंकि डेल्टा टी एफ बराबर, अब डेल्टा टी एफ इसका फॉर्मूला क्या होता है वो अपने को ज्ञात होना चाहिए। डेल्टा टी एफ के लिए फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी एफ के लिए फॉर्मूला था टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ये मेरे पास फॉर्मूला था, ये था किसके लिए, जल के लिए, और ये किसके लिए है, विलयन के लिए। डेल्टा टी एफ की वैल्यू ये मुझे ज्ञात है कि डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या दी हुई है। तो यहां से आओगे तो ये मुझे ज्ञात करना है, ये विलयन के लिए है, डेल्टा टी एफ मुझे दिया हुआ है 0.279, इस जीरो का कोई अर्थ नहीं है, बराबर हो गया। जल के लिए होता है 273.15 केल्विन,
और ये मुझे याद करना है टी एफ। तो इसको तो उठा के इधर लेके जाऊंगा और इसको उठा के इधर रखूंगा। तो टी एफ बराबर हो गया 2731.15। टी एफ को तो इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा और ये प्लस का इधर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 0.279। अब आपको इसमें से इसकी बाकी करनी है, तो ये हो गया 273.15 और ये हो गया 0.279, जीरो मान लिया, इधर हो गया आपका 0, ये हो गया 7, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 2, 7 और 2, 272.871। ये आपका जो है वो आंसर होगा केल्विन के अंदर। ठीक है, तो इसकी जो टीएफ की वैल्यू है, जो टीएफ है उसकी वैल्यू आएगी 272.871 केल्विन। जो जल है, सॉरी विलियन है, उस विलियन के हिमांक का मान वो होगा 272.871 केल्विन। क्योंकि जो विलियन है उसका क्वथनांक में उन्नयन ज्यादा होता है, लेकिन हिमांक में अवनमन जो है वो कम होता है। हिमांक में अवनमन कम क्यों होता है, उसका कारण मैंने बताया था कि इसका वाष्प दाब, विलयन का जो वाष्प दाब है वो अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है, और विलय का वाष्प दाब अपेक्षाकृत क्या होता है, ज्यादा होता है। इस कारण से जो है यहाँ पे ये जांच करने का तरीका आंसर को कि जो शुद्ध होगा, यानी शुद्ध जो है अवस्था में है, विलायक है, उसका जो है वो हिमांक अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, और जो विलयन है उसका हिमांक अपेक्षाकृत कम होता है। तो अगर आपका ये आंसर अगर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर कहीं ना कहीं आपने गलती की है, मिस्टेक की है। ठीक है, लेकिन क्वथनांक में उन्नयन उल्टा होता है। शुद्ध का क्वथनांक जो है वो अपेक्षाकृत कम होता है, और जलीय विलयन का जो आपने विलयन तैयार किया उसका क्वथनांक जो है अपेक्षाकृत क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो अपोजिट आंसर आता है क्वथनांक के लिए और हिमांक के लिए। तो ये आंसर मैच करने का एक तरीका है कि जो मैंने आंसर निकाला वो मेरा एग्जैक्ट सही है या गलत है, तो ये पहचानने का एक तरीका भी है। ठीक है, याद रह जाएगा। ये आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो सीधा सीधा पूरा डाटा दिया हुआ था, बस आपको ये चीज कैलकुलेट करनी थी, यहां दिमाग लगाना था कि किस अपने को क्या चीज निकालनी है। डेल्टा टी एफ आपने निकाल लिया, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ नहीं होता। ये आपको याद रखना है कि जलीय विलयन के लिए जो हिमांक है उसकी वैल्यू होती है 273.15 जल के लिए, ये आपको याद रखना होगा। हो सकता है डिग्री सेंटीग्रेड में भी आपको दे दिया जाए, तो कन्वर्ट करना आना चाहिए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर ये होता है। ठीक है, उबलता कितने पे, उबलता जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उबलता है, यानी 373 केल्विन, 373.15 केल्विन के ऊपर वो उबलता है, वो उसका क्वथनांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कुछ इसी तरीके से है, अगला क्वेश्चन भी इसी लैंग्वेज का है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 3 नंबर लिखो। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का हिमांक 250.5 केल्विन, 250.5 केल्विन है। यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड में, यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड में एक अवाष्पशील पदार्थ, एक अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसके हिमांक में 0.50 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.50 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है, की कमी हो जाती है। विलयन की मोललता का निर्धारण कीजिए, विलयन की
मोललता का निर्धारण कीजिए। मोललता जो है वो अपने को ज्ञात करनी है, मोललता का निर्धारण कीजिए। जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलल अवनमन स्थिरांक का मान यानी Kf का मान 31.8 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दिया गया हो। देखो उस क्वेश्चन का अपोजिट है, जो अभी पीछे अपने क्वेश्चन किया है बस जस्ट उसी का अपोजिट है। इसके अंदर जो है वो अपने को मोललता निकालनी है, ठीक है। और ये कहता है कि 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। हिमांक में अवनमन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए जो है वो हिमांक अवनमन स्थिरांक का मान है, हिमांक जो है वो है 250.5 केल्विन। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं यहां से। तो डेल्टा टीएफ बराबर होता है केएफ इंटू एम। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये जो कह रहा है वो कहना ये चाहता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो हिमांक है वो 250.5 केल्विन है, ठीक है। और इसमें जो है वो घोलने पर इसके हिमांक में 0.50 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। यानी ऑलरेडी इसने जो है वो हिमांक में अवनमन अपने को दिया हुआ है कि कितनी कमी हो रही है, कि इतनी जो है इसके अंदर क्या हो रही है, आपकी कमी हो रही है। तो यहां जो है वो इस क्वेश्चन को जब सोल्व करोगे तो मुझे ये ज्ञात करना है, तो m बराबर, तो ये हो जाएगा आपका KF अपॉन डेल्टा TF। ये फॉर्मूला होगा, ये मुझे ज्ञात करना है। डेल्टा TF नीचे आ जाएगा KF के, तो ये हो गया KF अपॉन डेल्टा TF। KF की वैल्यू दी हुई है 31.8। अब डेल्टा TF जो है वो कितना होगा, जिसने कमी की है, कितनी कमी हो रही है ये इसने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जो कमी है वो है 0.50। अब आपको उठा के इसके अंदर इसका भाग देना है, तो वो संबंधित क्या हो जाएगी, उसकी मोललता। जीरो का कोई अर्थ नहीं है इसमें, आपको यूं करना सीधा 318 में आप 5 का भाग दोगे तो ये हो गया 6.56। केवल उल्टा कर दिया मैंने, ये ज्ञात करना है अपने को, तो ये इसके नीचे जाएगा, उल्टा कर दिया मैंने। मोललता पूछिए ना इसमें, ये हो जाएगा m डेल्टा TF अपॉन KF। तो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ रही है, डेल्टा TF 0.50 और KF की दी हुई 31.8। यानी आपको 5 में भाग देना है 318 का, ये प्रोसीजर होगा। तो 0 तो 0 पॉइंट, फिर 0 तो 0, 318 एक बार जाएगा 1 2, ये हो गया 9 8 और ये 182। अब 182 में भाग नहीं जा रहा तो 0 लेओगे, 1820 तो 318 मल्टीप्लाई करोगे 36 18, 48 4 6 4 10, 1908 5 3 4 5 4 9 और 15, ये हो गया आपका 1590, 4 10 19, ये हो गया 0.015।
किलोग्राम प्रति मोल। ये जो है वो इस अवयव की संबंधित मोललता। ये आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ठीक है, जो एग्जाम के अंदर ये पूछा हुआ है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, लिखने स्पीड थोड़ी तेज रखना है इसके अंदर, न्यूमेरिकल तेज ज़्यादा होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखो, 50 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, 50 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल होता है C2H6O2, इसको कहा जाता है एथिलीन ग्लाइकोल। 50 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। 50 ग्राम जो है वो एथिलीन ग्लाइकोल है C2H6O2, इसको जो है वो 100 ग्राम जल में मिलाया गया है। विलयन के लिए और इसमें पहला है, फर्स्ट है विलयन के लिए डैश कर दो, और इसमें भी पहला है हिमांक अवनमन ज्ञात कीजिए, हिमांक अवनमन ज्ञात कीजिए। और इसमें दूसरा है हिमांक की गणना कीजिए, हिमांक की गणना कीजिए। ये दो क्वेश्चन इसके अंदर हैं, यानी आपको हिमांक में अवनमन भी निर्धारित करना है और आपको हिमांक की गणना भी करनी है उस विलय के लिए, ठीक है। तो ये अपने पास क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले आती है हिमांक में अवनमन की बात करें तो फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ बराबर है के एफ डॉट डब्ल्यू बी इंटू 1000 एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अब यहां पर पास दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है देखो के एफ, सॉरी के एफ नहीं लिखा है मैंने, के एफ नहीं दिया इसके अंदर, सॉरी, हाँ इसमें लिखो ब्रैकेट के अंदर कर लेना के एफ बराबर, ब्रैकेट के अंदर कर लेना के एफ बराबर 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। के एफ दिया हुआ 1.86, क्वेश्चन में कर लेना आगे ब्रैकेट में, ये आपको दिया हुआ होगा हमेशा क्वेश्चन के अंदर 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो के एफ बराबर है 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। डब्ल्यू बी जो है वो विलय की ग्राम में मात्रा, तो विलय की ग्राम में मात्रा है 50 ग्राम। उसके बाद में दिया हुआ है डब्ल्यू ए, विलायक की ग्राम में मात्रा डब्ल्यू ए बराबर वो दी हुई है 100 ग्राम। उसके बाद में आता है एम बी क्या है, विलय का अणुभार, और विलय का अणुभार जो है वो अपने पास विलय क्या है C2H6O2, यानी C2H6O2 का अणुभार ज्ञात करना है। तो इसके अणुभार को ज्ञात करने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की 6, ऑक्सीजन की आपके पास हो गई 2, कार्बन का वेट 12, हाइड्रोजन का 6 और ऑक्सीजन का हो गया आपके पास 16, ये हो गया 24, 6 और 32, 6 4 10 2 12 3 2 5 और 1 6, कितना हो गया 62। तो विलय का जो अणुभार हो गया वो यहाँ हो गया 62। निकालना क्या है अपने को, डेल्टा टी एफ की वैल्यू जो है वो ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन के अंदर अपने को सारा दिया हुआ है। अब ये उठा के मान आप जो है वो सारा रख लें इसमें। तो डेल्टा टी एफ अपने को निकालना है,
तो डेल्टा टी एफ बराबर, फॉर्मूला रखा हुआ है के एफ बराबर हो गया 1.86, डब्ल्यू बी दिया हुआ है 50 इंटू आगे दिया हुआ है 1000, एम बी निकाल लिया कितना 62 इंटू, और डब्ल्यू ए की वैल्यू हो गई कितनी 100। तो इसको सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आपके, ठीक है। और अब मल्टीप्लाई कर लो इसे, आप 1.86 को या यूं कर सकते हो, इसे 2 जीरो से यूं कर सकते हो, 1 जीरो इसके हटाओ और 1 जीरो इसके हटा लो तो आसान हो जाएगा, 0 और 0, 1 जीरो इसकी हटाओ, ठीक है। तो यहां हो गया 100 को आप 1.86 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 186। तो ये हो गया आपका डेल्टा, ऊपर कर देता हूं इसे मैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर 186 गुना 5 और नीचे हो गया आपके पास 62। अब जितना ये कर सकता है, जितना आप इसको सोल्व कर सकते हो उतना काट लो। तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा तो 9 और 2 3 6, 3 और 1, ठीक है। आगे अगर ये सोल्व होता है तो सोल्व कर सकते हो, इससे ये 3 से हो सकता है, ये 3 और 9, ये हो गया आपका 3। अब 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो डेल्टा टी एफ बराबर हो गया आपका 15 केल्विन। यह आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया डेल्टा टी एफ का। ठीक है, नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन था, वो था आपको क्या करना है, हिमांक की गणना कीजिए। वो हिमांक जो है वो क्या है, तो डेल्टा टी एफ बराबर आपके पास 15 केल्विन आया है, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपको ज्ञात हो गई। तो आगे फॉर्मूला क्या है, हिमांक की गणना। तो चूंकि अपने पास डेल्टा टी एफ बराबर है वो है टी नॉट एफ माइनस टी एफ, डेल्टा टी एफ आ गया, वो आ गया 15 बराबर डेल्टा टी नॉट एफ, ये होता है जल के लिए, और जल के लिए वैल्यू होती है 273.15 केल्विन माइनस टी एफ को उठाकर इधर ले आओ और 15 को इधर ले जाओ, तो ये हो गया टी एफ बराबर हो गया 273.15 माइनस 15। तो 273.15 में से आपको 15.00 की बाकी करनी है 51, और ये हो गया आपका 13, 5 और 3 8, देख लेना आप भी अपने 615,258। तो यहाँ टी एफ बराबर हो गया 258.15 केल्विन। तो हिमांक जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, हिमांक में अवनमन, उस विलियन के लिए हिमांक में अवनमन की वैल्यू क्या है, हिमांक में अवनमन का मान कितना है, वो हो गया 258.15 केल्विन। ये आपका जो है नेक्स्ट अगला पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, इसके आधार जो और क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, तो वो क्वेश्चन लिखो आप, मैं आपको क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो 20 ग्राम एक अज्ञात आणविक पदार्थ, 20 ग्राम एक अज्ञात आणविक पदार्थ की मात्रा को 20 ग्राम एक अज्ञात आणविक पदार्थ की मात्रा को 500 ग्राम जल में घोला जाता है, जल में घोला
जाता है। प्राप्त विलयन माइनस 0.340 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस 0.340 डिग्री सेंटीग्रेड पर हिमांकित होता है, पर हिमांकित होता है। पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि जल के लिए हिमांक अवनमन स्थिरांक यानी KF, हिमांक अवनमन स्थिरांक 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल दिया गया है, प्रति मोल दिया गया है। ठीक है, ये अपने पास जो है वो क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो वो ही मोलर द्रव्यमान अपने को ज्ञात करना है। देखिए सोल्व करके देखो आंसर कितना आ रहा है, वो आप सोल्व करो, फिर बाद में मिलाना मैच कर लेना कि आपका आंसर जो आपने निकाला वो एग्जैक्ट सही है या गलत है। इसको अगर मैं नेक्स्ट अगले लेक्चर के लिए छोड़ूंगा तो फिर वही बात है, कुछ को मालूम होगा कुछ को मालूम नहीं होगा। इसके लिए जो है मोलर द्रव्यमान क्या होगा, यानी जाहिर सी बात है फॉर्मूला जो अपने पास वो है वो डेल्टा टी है। फॉर्मूले की बात करें तो वही हो गया डेल्टा टी एफ KF डॉट WB इंटू 1000 MB इंटू WA। अब क्या क्या दिया हुआ है उसके अनुसार चलो, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया हुआ देखो। WB दिया हुआ विलायकी ग्राम में मात्रा, WA दिया हुआ विलायकी ग्राम में मात्रा, KF आपको दिया हुआ है, और डेल्टा TF अगर देखी जाए तो इनडायरेक्टली रूप से आपको दी हुई है, और आपको मोलर द्रव्यमान MB निकालना है। ये चीज आपको निकालनी है, यानी MB बराबर डेल्टा TF को यहां ले और MB को यहां ले जाओ तो फॉर्मूला हो गया KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF को यहां ले आओ तो ये हो गया डेल्टा TF इंटू WA। सारी चीज आपको दी हुई है, ये भी दिया हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है किसके अंदर कि डेल्टा TF आपका क्या होगा। ये है, ये है, ये है, ये संख्या है। ये चीज आपको मेन ये है कि ये फाइंड आउट करनी है डेल्टा TF का मान कितना है। फटाफट निकाल के बताओ कि क्या क्या वैल्यू होगी। यहां लिख देता हूं मैं, दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। एक चीज छोड़ूंगा वो आप बताओगे, वो निकालूंगा मैं भी। KF 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, WB वो दी हुई है 20। क्वेश्चन करने का तरीका होता है पहले आप सारी लिख लो। WB ये है, WA दिया हुआ है 500 ग्राम, डेल्टा TF बराबर होता है T नॉट F माइनस TF, तो आपको डेल्टा TF भी मिल जाएगा। निकाल लिया होगा। देखो डेल्टा TF के लिए है डेल्टा TF बराबर होता है T नॉट F माइनस TF। तो ये निकालना है, तो ये ध्यान रखना है कि जो विलयन है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हिमांकित होता है। तो जो विलयन है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है वो हिमांकित होता है। शुद्ध विलायक, सॉरी विलयन नहीं, शुद्ध विलायक 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हिमांकित, यानी 273.15 उसकी बात करें केल्विन के अंदर उसको अगर कन्वर्ट करना है। और माइनस TF जो है
वो आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है -0.340। तो ये दिया हुआ है -0.340 इसके ऊपर। तो ये हो गया आपका माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो गया टोटल 0.0340। इसके ऊपर ये जो है वो संबंधित क्या हो गया, डेल्टा TF। आपको डेल्टा TF की वैल्यू मिल गई। अब आपको डेल्टा TF भी मिल गया, WB है, WA है और KF आपको दिया हुआ है। उठा के मान सारा क्वेश्चन के अंदर पुट कर दो। तो MB बराबर क्या हो जाएगा, तो MB बराबर KF का मान कितना हो गया, KF का मान हो गया 1.86 गुना, उसके बाद में हो गया आपका WB दिया हुआ कितना 20 इंटू 1000। डेल्टा TF आ गया आपके पास 0.034, इस जीरो को लिखने की आवश्यकता नहीं है। और WA हो गया आपके पास 500। आप सिंपल गुना भाग है, कैलकुलेशन कर लो और फटाफट बताओ इसका आंसर जो है वो क्या होगा। दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। सिंपल ही हो रहा है। देखो दशमलव के बाद में यहाँ 500 को काटोगे यहाँ से तो कितना हो गया आपके पास 2 हो गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 40 हो गया। MB बराबर 1.86 गुना ये हो गया ऊपर 40, 0.034। यहाँ आपके पास दशमलव के बाद में 2 अंक हैं तो ये हो गया 186 गुना 40 गुना 10 की घात -2, और ये हो गया नीचे आपका 34 गुना 10 की घात -3। तो 10 की घात -2 को 3 से काटोगे तो 10 की घात -1, इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो ये हो गया 186 गुना 40 गुना 10, 10 की घात -1 को ऊपर लेके जाओगे और नीचे हो गया 34। अब इसको काट लो, 34 को काटोगे तो 17 और ये हो गया 9 और 3, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 और 17 दूना 34। तो ऊपर कितना हो गया आपका 93 को 4 से गुना करोगे ये चल रहा है आपका MB। तो ये हो गया आपका MB बराबर 93 इंटू 14 इंटू 10 अपॉन 17। तो MB बराबर 93 को 4 से गुना करोगे 12 37 372, ये हो गया 372 00 अपॉन 70। तो 372 00 इसमें 17 का भाग दोगे 34 3 2 30 14 0। तो ये आपका अप्रोक्सीमेट आ रहा है 2288 के आसपास। MB जो है वो आ रहा है 2288 के आसपास। ठीक है, तो पूरा भाग देना है, इसके अंदर जो आ रहा है आप निकाल लेना। पूरा भाग देके थोड़ा लंबा हो जाए, खिंच जाएगा ये, तो इसका भाग इसमें देना है। तो 2288 पॉइंट समथिंग इसका जो है वो क्या आ जाएगा आपका मोलर द्रव्यमान। ये आपका जो है इस क्वेश्चन के लिए आंसर। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन आपके यहाँ जो है वो एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए हैं। तो ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है। फॉर्मूला लिख लो, क्या क्या दिया हुआ है, अपने को क्या निकालना है, वो वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको कैलकुलेशन का थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना है कि गणना किस प्रकार की जाती है। क्लियर है? इसका नेक्स्ट अगला हिस्सा जो अपन नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे। तो यहाँ की आपकी ये तीसरी प्रॉपर्टीज़ खत्म हो गई। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो गया, क्वथनांक में उन्नयन हो गया, हिमांक में अवनमन हो गया।
इनसे संबंधित रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो गए। अदर क्वेश्चंस भी हैं, वो आपको मैं इस लेशन को कंप्लीट होने के बाद में करवाऊंगा। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टीज़ अपने पास जो लास्ट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, कोलिगेटिव्स जो प्रॉपर्टीज़ है, वो है पराशरण दाब। तो पराशरण दाब को पढ़ने के लिए अपने को पराशरण को भी पढ़ना होगा और विसरण को भी पढ़ना होगा। जो एक तरीके से अपन बायोलॉजिकल पोर्शन के अंदर पढ़ लेते हैं कि पराशरण क्या है और विसरण क्या है। तो इसकी चर्चा अपन नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर करेंगे।